साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इलास्टिसिटी चैप्टर शुरू किया था क्लास 11th का, और उसमें हम लोगों ने बॉडी के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में देखा था। ठीक है ना। आइए हम लोग अब उसके आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों देखा था डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है। हम लोगों ने देखा था डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी वस्तु के आकार में, आकृति में परिवर्तन कराता है, या हम कह सकते हैं उनके अणुओं में स्थान परिवर्तन कराता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक नॉर्मल फोर्स होता है और एक शियर फोर्स होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जो ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स और जो ये शियर फोर्स है, इसी को हम एक अलग नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों टेंजेंशियल फोर्स। शियर फोर्स को हम लोग अपरूपक बल कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स को हम लोग स्पर्शी बल कहते हैं। और यही जो नॉर्मल फोर्स होता है वो दो प्रकार का होता है, एक टेंजाइल फोर्स होता है और एक कंप्रेसिव फोर्स होता है। आइए दोस्तों, हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की बात करें, नॉर्मल फोर्स ये क्या है? एक डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंबवत बल। अभिलंबवत बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंबवत बल। अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो हम कहेंगे कि ऐसा बल, देखिए मान लीजिए ये एक कोई वस्तु है और इस वस्तु का क्या है? ये सतह है, ये सरफेस है और ये सरफेस है। अगर इस सरफेस पर, इस सरफेस के लंबवत लगता है बल, परपेंडिकुलर, सतह के सरफेस के अगर लंबवत लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री पे लगता है। ठीक है ना। ये सरफेस है और इस सरफेस पर फोर्स अगर ऐसे अप्लाई होता है, ऐसे अप्लाई होता है, तो हम इसे कहेंगे अभिलंबवत बल, नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इसकी परिभाषा देखें तो हम लिखेंगे ऐसा बल जो किसी वस्तु की सतह के, ऐसा बल ऐसा बल जो किसी वस्तु के सतह के लंबवत, लंबवत, लंबवत को परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर, सतह के लंबवत कार्य करता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। ऐसा बल जो किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगे तो उसे, तो उसे अभिलंबवत बल कहते हैं। अभिलंबवत बल कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम कहें कि दोस्तों ये सतह है, इस सतह के क्या होता है? अभिलंबवत बल लगता है। तो अगर दोस्तों इस सतह के अभिलंबवत बल लगेगा तो इस बल को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लगेगा। जैसे हमने ये सतह ले लिया, इस सतह पर अगर ऐसे फोर्स अप्लाई हो जाए तो क्या ये सतह पर नहीं लग रहा है? ये भी तो लंबवत ही लग रहा है भाई, ये सरफेस है, इस सरफेस के लंबवत ये लग रहा है, तो कोण कितना बना? 90 अंश बना। परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है ना। ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर दोस्तों ये परपेंडिकुलर है तो हम ऐसे बल को क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स कहेंगे, अभिलंबवत बल कहेंगे। तो अभिलंबवत बल ऐसा बल जो किसी वस्तु के सरफेस के लंबवत कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंबवत बल। और अभिलंबवत बल दोस्तों क्या होता है? एक डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। कुल मिलाकर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अलग अलग चैप्टर में बल का नाम अलग अलग हो जाता है, लेकिन लगता वही आपका एक्सटर्नल फोर्स ही है। ठीक है ना। जहां पे जैसे जरूरत पड़ती है जिस चैप्टर में, हम वैसे ही उसका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसा आपने अभी देखा था कि जो अभिलंबवत बल होता है ये दो प्रकार का होता है। अगर नॉर्मल फोर्स की हम बात करें दोस्तों, तो जो नॉर्मल फोर्स है ये आपने देखा था कि दो प्रकार का होता है। और दो प्रकार में पहला आपका देखा था आपने टेंसाइल फोर्स।
टेंजाइल फोर्स, इसे हम लोग कहते हैं तनन बल, तनन बल, टेंजाइल फोर्स, तनन बल। और दूसरा दोस्तों होता है कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स दोस्तों हम इसे कहेंगे संपीड्य बल, संपीड्य बल, कंप्रेसिव फोर्स, संपीड्य बल। तो ये दो प्रकार का आपका बल हो गया, एक संपीड्य बल हो गया, एक आपका टेंजाइल फोर्स हो गया कि तनन बल हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि ये कौन सा बल होता है और इसमें क्या होता है। तो देखिए तनन का मतलब ही सीधा होता है खींचना, किसी चीज को खींचना। तो ये तो रहेगा, लगेगा तो हमेशा सतह के लंबवत, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स का नेचर है। तो टाइप है, ठीक है ना, ये नॉर्मल फोर्स का क्या है, टाइप है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस के लंबवत अगर हम दोस्तों ऐसे इसको पकड़ के खींचते हैं, इसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं, तो अगर इसकी लंबाई L है तो किसी भी चीज का, जैसे रबड़ है, रबड़ को आप पकड़ के ऐसे खींचो तो कौन सा फोर्स लगेगा, टेंजाइल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, टेंजाइल फोर्स लगेगा, तनन बल लगेगा। आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को पकड़ के खींचेंगे तो उसके लेंथ में क्या होगा, वृद्धि होगा, वो लेंथ इंक्रीज करेगी। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी टेंजाइल फोर्स लगेगा दोस्तों, तो हमेशा जो लेंथ होता है, लंबाई, लंबाई में दोस्तों क्या होती है, वृद्धि होती है। जब भी टेंजाइल फोर्स लगेगा, लंबाई में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब लंबाई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब होता है दोस्तों इंक्रीज करना या बढ़ना, ठीक है ना, या वृद्धि करना। तो आप रबड़ को पकड़ के खींच लो तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि जो चीज, कोई भी चीज, जैसे रबड़ मोटा होता है, उसको पकड़ के खींचिए तो वो लंबाई तो इंक्रीज करती है, बढ़ती है, लेकिन दोस्तों जो उसका विड्थ होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर लंबाई इंक्रीज करेगी तो जो विड्थ होगा, जो यहाँ पे चौड़ाई होगी, जो विड्थ, जो विड्थ दोस्तों होगा, चौड़ाई, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी ये क्या हो गया, घट गया, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, बढ़ गया। याद रखिएगा जब भी किसी वस्तु पर हम टेंजाइल फोर्स लगाएंगे, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर टेंजाइल फोर्स लगेगा, याद रखिएगा उसका लेंथ इंक्रीज करेगा और विड्थ क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी का जस्ट अपोजिट आपका कंप्रेसिव फोर्स में होता है। अगर दोस्तों हम कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है और इस सरफेस के लंबवत हमने क्या कर दिया, ये फोर्स लगा दिया। अगर ये हमने फोर्स लगा दिया तो ये सतह के तो लंबवत लगा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सरफेस को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसको दबा रहा है। अगर ये दबाएगा तो इसकी जो दोस्तों लेंथ होगी, लेंथ, लंबाई क्या होगी, घटेगी। जाहिर सी बात है, आप कोई चीज ले लो, आप उसे दबाओ तो उसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। अगर लंबाई दोस्तों कम होगी तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से दोस्तों लेंथ तो घटेगा, लेकिन जो दोस्तों विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। विड्थ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि ज्यादा मोटा हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फोर्स के बारे में था। नॉर्मल फोर्स एक ऐसा बल होता है जो किसी सतह के लंबवत कार्य करता है, सतह के परपेंडिकुलर वर्क करता है, तो हम ऐसे बल को क्या कहेंगे, लंबवत बल कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ये फोर्स दो प्रकार को होता है, एक टेंजाइल फोर्स होता है, एक कंप्रेसिव फोर्स होता है। टेंजाइल फोर्स हमेशा सरफेस के लंबवत लगता है, लेकिन वो सरफेस को पकड़ के खींचता है, उसके लेंथ को इंक्रीज कराने का काम करता है, और विड्थ को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। ऐसे कंप्रेसिव फोर्स जो होता है, ये लेंथ को क्या करता है, दबाता है, ये लंबा ऐसे दबाएगा, तो अगर दबाएगा तो लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और विड्थ क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। चलिए, ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। दूसरा जो हम लोगों ने फोर्स देखा, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो हमारा दोस्तों था शियर फोर्स, ठीक है ना। कौन सा, शियर फोर्स। और शियर फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। तो ये आपका शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। शियर फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपक बल, अपरूपक बल। और इसे क्या कहते हैं, स्पर्शी बल। होता तो दोनों एक ही है, स्पर्शी बल।
दोनों एक ही होता है, लेकिन बस क्या है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सतह के क्या होता था, लंबवत लगता था। नॉर्मल फोर्स में जो बल लगता था हमेशा सरफेस, जिस सरफेस पे अप्लाई होता था लगता था उसके लंबवत लगता था। लेकिन लेकिन जो शियर फोर्स है या टेंजेंशियल फोर्स है वो सरफेस के पैरेलल लगेगा, ठीक है ना। ये अगर सरफेस है तो इस सरफेस के दोस्तों क्या होगा, पैरेलल ऐसे अप्लाई होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, शियर फोर्स कहेंगे। सतह के समांतर, जैसे हमने मान लीजिए कोई किताब ले लिया, मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो इसके सरफेस के ऐसे समांतर लगेगा तो हम क्या कहेंगे, इसे शियर फोर्स कहेंगे। और जो हमारा क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, लंबवत लगता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे कि ऐसा बल जो किसी सतह के किसी सतह के ऐसा बल जो किसी वस्तु की सतह के समांतर 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 पैरेलल समांतर लगता है तो उसे शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका एक ऐसा बल होता है जो हमेशा सतह के क्या होता है, समांतर कार्य करता है। तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे या शियर फोर्स हम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों किसके बारे में था, ये डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में था। डिफॉर्मिंग फोर्स आपका ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, और एक ये होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, आपने एक चीज पढ़ा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है। वो अपने स्थान से क्या होता है, हटने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही स्थान से हटेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, विरूपण हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, ये याद रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, डिफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन विरूपण, इसे हिंदी में कहते हैं विरूपण, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, विरूपक बल। विरूपक बल। अब आप कहोगे सर ये विरूपण होता क्या है, तो विरूपण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उनके अणुओं की स्थिति में स्थान परिवर्तन होना। तो विरूपण का मतलब अणुओं या एटम या मॉलिक्यूल अणुओं के स्थान में परिवर्तन होना। और आप जानते हो अणुओं के स्थान में अगर दोस्तों परिवर्तन होता है, परिवर्तन होना परिवर्तन होना, ठीक है ना। और अणुओं का स्थान में अगर दोस्तों परिवर्तन होता है तो क्या बदल जाता है, अगर स्थान में परिवर्तन हो जाएगा तो उसका आकार और आकृति दोस्तों क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। तो जब जब किसी वस्तु पर क्या लगेगा, बल लगेगा, तो उसके अणुओं में स्थान परिवर्तन होगा। और अणुओं में जैसे दोस्तों स्थान परिवर्तन होगा, जैसे अणुओं में स्थान परिवर्तन होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, उसका आकार और आकृति क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं डिफॉर्मेशन की परिभाषा, देखते हैं कि डिफॉर्मेशन को हम कैसे परिभाषित करेंगे। अगर हम यहां से डिफॉर्मेशन की परिभाषा लिखते हैं, डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ये आर है, डिफॉर्मेशन विरूपण।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल या विरूपक बल लगाने पर उसके यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विरूपक बल कहेंगे। बाह्य बल को ही क्या कहते हैं, विरूपक बल। विरूपक बल लगाने पर उसकी उसकी आकार, आकृत एवं एवं स्थिति, अथवा लिखो ज्यादा सही रहेगा, अथवा स्थिति में परिवर्तन परिवर्तन होता है, विरूपण कहलाता है। विरूपण कहलाता है। विरूपण कहलाता है। ठीक है ना। तो जब जब किसी वस्तु पर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, विरूपण हो जाएगा। ठीक है ना। वो अपने स्थान को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा और विरूपण हो जाएगा। अब बात आती है कि दोस्तों हम ये बल लगाते किस पे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये बल हम लगाते किस पर हैं। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये बल लगाते किस पर है, तो दोस्तों हम जब लगाते हैं बल तो किसी न किसी पदार्थ पे लगाते हैं, और इस चैप्टर में हम जो लगाएंगे बल वो केवल और केवल सॉलिड पे लगाएंगे। ठीक है ना। हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो केवल और केवल सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर केवल और केवल सॉलिड को ही कंसीडर करके चलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि किसी न किसी मटेरियल पे लगाएंगे ना। अब अगर मान लीजिए कोई मटेरियल हमारे पास है, कोई भी मटेरियल हमारे पास है, कोई भी पदार्थ हमारे पास है, तो उसमें जो एटम होता है वो मटेरियल के अंदर होता है, क्योंकि मटेरियल बना किससे, एटम से बना है। तो मटेरियल के अंदर क्या होता है, एटम होता है। क्या होता है दोस्तों, एटम होता है। अगर एटम होता है या मॉलिक्यूल्स होता है, एटम होता है या मॉलिक्यूल्स होता है, तो उनका लोकेशन क्या होता है, कि उनका लोकेशन क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एटम, तो अगर मटेरियल के अंदर हम एटम का लोकेशन देखें तो वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में होता है। किस में होता है, स्टेट ऑफ मोशन में होता है। तो कोई भी मटेरियल के अंदर जो एटम होता है या मॉलिक्यूल्स होता है वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में होता है। तो लोकेशन में क्या, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब वो हमेशा क्या करता रहता है, गति करता रहता है। अब आप कहोगे सर जी अगर वो गति करता है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है, तो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर स्टेट ऑफ मोशन में होता है तो वो क्या कर सकता है, तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर वो गति करते रहते हैं, उनका कोई गति करने का निश्चित दिशा नहीं होता है। ठीक है ना, उनका गति करने का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, वो हमेशा इधर उधर गति करते रहते हैं। अब कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल्स है वो कैसा मोशन करता है, भाई कैसा मोशन करता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है या एटम होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर रोटेशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, रोटेशनल रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन होता है। और कैसा मोशन होता है, उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होता है। वाइब्रेटरी मोशन होता है। कंपनीगत होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो एटम या मॉलिक्यूल्स है वो अपने स्थान पर ऐसे क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। और अगर वो रोटेट भी करता है, अगर मान लीजिए ये मोशन ये आपका रोटेट करता हुआ जा रहा है तो वो ऐसे वाइब्रेट भी करता रहता है और उनमें रोटेशनल मोशन साथ में होते हैं। ठीक है ना। और साथ में क्या होता है, लीनियर मोशन भी होता है। क्या होता है, लीनियर मोशन भी होता है। लीनियर मोशन होता है। तो किसी भी एटम में ये मोशन देखने को हमें मिलते हैं।
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो सभी एटम होते हैं वो कैसे रहते हैं। अगर इतना मोशन करता है तो फिर क्यों एक स्थान पे रहता है, क्यों भाग नहीं जाता, उनकी लोकेशन क्यों नहीं चेंज हो जाती। तो याद रखिएगा किसी भी मटेरियल में हर एटम का अपना मीन पोजीशन होता है, अपना मीन पॉइंट होता है। जैसे अगर हम कहें कि आप क्या कहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे कि हम सर घर पे रहते हैं। तो आप फिर कोचिंग क्यों जाते हैं, आप कोचिंग में कैसे रह गए। तो आप कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी आप आए जाएं, लेकिन लास्ट में आप कहाँ पहुंचते हैं, अपने मीन पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है, अपने घर पे। तो ऐसे एटम भी हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं या इस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, लेकिन लास्ट वो कहाँ आते हैं, अपने मीन पोजीशन पे। और आप जानते हैं कि कोई भी एटम होता है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, वो हमेशा क्या कहते हैं, अपने मिनिमम एनर्जी में रहना पसंद करता है। किसमें रहना पसंद करता है, हमेशा अपने मिनिमम एनर्जी में रहना पसंद करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये आपका, मान लीजिए ये पेन है, अगर हम इसको ऊपर ले जाए, देखिए हम इसको ऊपर ले जाए यहां से, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना। अगर मैं इसे ग्राउंड पे रख दूं, पृथ्वी पे रख दूं, तो जैसे जैसे हम उसको ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन ये रहना कहाँ चाहता है, बताइए, रहना कहाँ चाहता है, अपने मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहता है। इसीलिए जैसे हम छोड़ते हैं वो तुरंत कहाँ आता है, नीचे आता है। तो जैसे ये ग्राउंड पे पहुंचता है इसे मिनिमम एनर्जी मिल जाती है। ठीक है ना। और इसी को अगर हम जाएं किसी कुएं में या किसी गड्ढे में हम गिरा दें, तो वो उससे और नीचे चला जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो ग्राउंड पे उसका मिनिमम एनर्जी नहीं है, उससे भी नीचे है। तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, नीचे जाना पसंद करेगा। हम इसको अगर कुएं पे खड़े होके ऐसे गिरा दें, अगर हम ऐसे करें तो कुएं के तल पे आके गिरेगा। और हम कुएं के अंदर अगर ऐसे करके छोड़े तो कहाँ जाना पसंद करेगा, अपने से और नीचे मिनिमम एनर्जी में जाना पसंद करेगा। तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी अपने मिनिमम एनर्जी में जाना पसंद करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कैसे रहता है, तो ये सभी जो एटम होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़े रहते हैं कि जैसे वो एक स्प्रिंग से जुड़े हों। मान लीजिए हमारे पास ये एटम है, और ये एटम या मॉलिक्यूल है यहाँ पर, मॉलिक्यूल, और ये किससे कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे एक स्प्रिंग्स की तरह ये समझिए जुड़े होते हैं। स्प्रिंग की तरह जुड़े होने का मतलब क्या है, कि अगर आप इसे पकड़ के खींचो तो ये तो जाएंगे, लेकिन फिर से कहाँ आ जाएंगे, अपने पुरानी अवस्था में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे जुड़े होंगे। अगर हम इसको पकड़ के खींचते हैं, अगर हम यहाँ पे टेंजेंशियल टेंजाइल फोर्स लगाते हैं, तनन बल लगाते हैं, तो ये क्या होगा, ये एटम तीन की तीनों इधर भागेंगे। जैसे ये एटम भागेंगे ये स्प्रिंग क्या करेगा, ऐसे भागेगा कि नहीं, और जैसे छोड़ देंगे ये स्प्रिंग फिर से लाके कहाँ कर देगा, यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये अपने मीन पोजीशन पे रहना चाहते हैं। कोई भी एटम भले से अपने स्थान से हटता है, लेकिन लास्ट में वो फिर से अपने मेन पोजीशन पर आ ही जाता है। अब इस यहां से रिलेटेड एक ग्राफ बनाते हैं कि एटम का कंडीशन क्या होता है। दो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, एटम का कंडीशन क्या होता है। कोई भी एटम हमेशा अपने मीन पोजीशन पर ही रहना चाहता है। देखते हैं, मान लीजिए ये एक ग्राफ बनाते हैं, ये आर डिस्टेंस को बताता है, और ऊपर हम फोर्स लेंगे और नीचे भी फोर्स लेंगे, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस। नीचे जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। और यहां पर रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। अगर हम देखें तो इनका जो दोस्तों ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है। और ये जो पॉइंट होता है ये इसका आर नॉट कहलाता है, मीन कहलाता है। ठीक है ना। कोई भी एटम, ये आपका ये क्या है, मीन पॉइंट है।
कोई भी एटम यहाँ पर वो रहना पसंद करता है। अब जैसे ही ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स को बताएगा, इधर वाला फोर्स को बताएगा ये दोनों, और ये क्या होगा, डिस्टेंस को बताएगा। जैसे ही दो एटम के बीच का, मान लो ये एटम है, ये दोनों आर नॉट डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, आर नॉट डिस्टेंस पे है। इनका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर नॉट। जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया और इनको दूर ले जाने की कोशिश किया, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो दूरी है, वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जैसे ये दूरी बढ़ेगा, जैसे आर नॉट से ज्यादा डिस्टेंस होगा, इधर बढ़ेगा। तो देखिए, जैसे ये आपका डिस्टेंस इधर बढ़ रहा है, ये देखिए आर का मान बढ़ने पर यहाँ पे क्या आ गया, अट्रैक्शन फोर्स आ गया। क्या आ गया, अट्रैक्शन फोर्स आ गया। जैसे यहाँ मतलब आर नॉट से ज्यादा दूरी पर इन्हें ले गए, इसका मतलब क्या है कि जो एटम होते हैं वो दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करके रखते हैं। जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे एटम, एटम सभी एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सभी एटम, एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर सभी एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे ही इन एटम को हम आर नॉट से, इनके एटम के बीच का जो सेपरेशन है, दूरी है, वो हम आर नॉट से जैसे ज्यादा करते हैं, देखिए आर नॉट से दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले ये आर की वैल्यू कितनी, किसके बराबर था, आर नॉट के बराबर। जैसे ही दूरी बढ़ा, कैसा फोर्स लग गया, आपका आकर्षण बल। इसका मतलब जैसे ही इन एटम को हम दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, ये इसको अपनी ओर पकड़ के खींचने का काम करेगा, इधर लाने का प्रयास करेगा, तुरंत आकर्षण बल लग जाएगा। ठीक है ना, तुरंत क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लग जाएगा। लेकिन जैसे ही हम आर नॉट पे कोई है और उसको आर नॉट से कम डिस्टेंस पे लाते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस इतना है, उसको दोस्तों हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो अगर आर की जो दोस्तों वैल्यू है, अगर आर की वैल्यू है वो आर नॉट से क्या कर दें, कम कर दें, तो तुरंत अब इनके बीच में जैसे ही ये इधर आता है, इनके बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है। इसका मतलब कैसा बल लग जाएगा दोस्तों, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एटम है, उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगता है, दो के दोनों कार्य करते हैं। कब अट्रैक्शन लगेगा, कब रिपल्सिव लगेगा, आप जान ही गए हैं। ऐसे अगर इसके एनर्जी का ग्राफ देखें, किसका ग्राफ देखें, अगर इसके एनर्जी का ग्राफ देखें, तो जब भी हमने आपको एक बात बोला कि कोई भी, आप इसे नोट कर लीजिएगा, हमने कहा कि जैसे ही कोई भी क्या कहते हैं पदार्थ होता है, कोई भी मटेरियल होता है या उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमेशा अपने मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है, ये आर है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हमेशा मिनिमम में रहना चाहता है। और इसका ग्राफ अगर दोस्तों बनाते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनता है ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, और ये दोस्तों आर नॉट होता है। ये क्या होता है, आर नॉट। ठीक है ना, ये क्या होता है, आर नॉट। इसका मतलब क्या है कि ये आर नॉट डिस्टेंस पे, आर नॉट डिस्टेंस पे इसका, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। ये आर नॉट पे जब रहेगा, ना तो आकर्षण बल कार्य करेगा, ना तो आकर्षण बल लगेगा, और ना ही आकर्षण बल, और ना ही प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है ना, ना तो आकर्षण बल कार्य करेगा, ना ही प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और ऐसे कंडीशन में देखिए आर नॉट पे ही ये अपने सबसे लोएस्ट एनर्जी पे रहना पसंद करता है। देखिए आर नॉट पे ये अपने सबसे लोएस्ट एनर्जी पर ही रहना पसंद करता है। इसके बाद जैसे ही आप चाहे आप आर नॉट से ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाओ, तो ये क्या होगा, अब देखिए इसकी एनर्जी क्या होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। क्या होने लगेगी, ज्यादा, क्योंकि निगेटिव है। जैसे जैसे ये आपका इधर बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे ही आर नॉट से कम डिस्टेंस करेंगे, ये देखिए
आर नॉट से अगर आप कम करते हैं तो ये इसकी एनर्जी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो कोई भी चीज हमेशा वो सुकून में रहना चाहता है, अपने लोएस्ट एनर्जी पे रहना चाहता है, ना कि दोस्तों हमेशा के कहते हैं अपने मैक्सिमम एनर्जी पर रहना पसंद करता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स कहलाता है, तो दोस्तों इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स, या इसी को हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स ये भी कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, अंतर आणविक बल। अब ये अट्रैक्शन नेचर का होता है। तो आप कहोगे सर जी कि ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये अगर फंडामेंटल लाइन में देखा जाए तो ये किस नेचर का होता है, कौन सा फोर्स होता है, ठीक है ना, कौन सा फोर्स होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने टोटल कुल कितने बल पढ़े हैं, 4 बल पढ़े हैं फंडामेंटल। अगर फोर्स देखा जाए तो कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 आपके फंडामेंटल फोर्स होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए कि ये जो आपका इंटर एटॉमिक फोर्स होता है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अब ये क्यों होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसके बारे में तो आपको पढ़ने में कक्षा 12 में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल क्या कहते हैं एटम के बारे में था। और यही से ये आपके हर मटेरियल में, चाहे आपका सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो, सब में ये आपका यही काम देगा। और यही से हम लोग देखेंगे कि सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड में क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस में क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इस चैप्टर में हम केवल और केवल सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी होती है हम इसी को देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपना राय जरूर दें, नोट्स आप बनाते चले, बहुत अच्छे से ये टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, हमें और कैसा पढ़ाना चाहिए। कोई भी दिक्कत हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर व्यक्त किया करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे और अच्छे से कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। अगले क्लास में हम लोग देख